अलीगढ़ पहुंचे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा और इसके बाद प्रोग्राम में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी और डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड के बारे में 2 छोटी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। प्रोग्राम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे महान शख्सियत की तारीख से लोगों को वाकिफ ही नहीं कराया गया, उनके कामों से नई नस्ल को वाकिफ करवाने की कोशिश आज हो रही है। उन्होंने कहा कि उनकी खुशकिस्मती है कि ऐसी अजीम शख्स के नाम से बन रही यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखने का मौका मिला है। तो वहीं सीएम योगी ने सबसे पहले पीएम मोदी का इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि कोरोना बहरान में जहां पूरी दुनिया पस्त थी, तो उस दौरान यूपी में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी हुई है और 1.5 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को उनके ही जिले में रोजगार के सहूलत दस्तयाब कराई गई। महाराजा सुहेल देव जी हो, दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी हो, या फिर अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, राष्ट्र निर्माण में इनके योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराने का ईमानदार प्रयास आज देश में हो रहा है। आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इन कोशिशों को और गति दी गई है। भारत की आजादी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने उनके योगदान को नमन करने का ये प्रयास ऐसा ही एक पावन अवसर है। निवेश और अन्य विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए और समाज के सब तबके के लिए जो मंत्र 2013 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, सबका साथ सबका विकास। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तनकीद की है। अयोध्या में तोड़े गए मकानात को लेकर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि एसपी की सरकार अगर बनी तो गरीबों के घर वापस बनाकर दिए जाएंगे। तो वहीं यूपी सरकार की माफियाओं पर हो रही कार्रवाई पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि इन्हें अपना इंतखाबी निशान बदलकर बुलडोजर कर लेना चाहिए। जो अयोध्या फैजाबाद के गरीब हैं, जिनका घर छीन लिया गया, रात में बुलडोजर चला दिया, तस्वीरें वीडियो सबने देखा है। सरकार मनमानी कर रही है, सरकार कानून को नहीं मान रही, जो मर्यादाएं होती हैं राजनीति में उसकी परवाह नहीं कर रही। हम इन गरीबों को भरोसा दिलाते हैं कि जब कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी और आने वाले समय में आपके सहयोग से, आपकी मदद से और गरीबों, किसान, नौजवान बनाने जा रहे हैं, आपका सम्मान भी वापस होगा और आपके घर जो तोड़े गए हैं वो वही के वही घर बना करके समाजवादी सरकार देने का काम करेगी। के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी सदर अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी को अपना इंतखाबी निशान बुलडोजर रख लेना चाहिए, जिसका जवाब देते हुए मौर्य ने कहा कि इस हिसाब से एसपी को अपना इंतखाबी निशान AK-47 रख लेना चाहिए। डिप्टी सीएम करोड़ों के तरक्याती मंसूबों की सौगात देने के लिए रायबरेली पहुंचे थे। केशव प्रसाद मौर्य ने प्रियंका और राहुल गांधी को भी आड़े हाथ लिया और कहा कि कांग्रेसी लीडरान को कुंभ में भी डुबकी लगानी पड़ रही है और मंदिर भी जाना पड़ रहा है। 2022 में बीजेपी रायबरेली की सभी असेंबली सीटों पर जीत दर्ज करेगी। नहीं, श्री अखिलेश यादव जी को फिर अपना चुनाव निशान बदल करके AK-47 रख लेना चाहिए। हमें दूसरे की किसी की कोई तस्वीर चुराने की आवश्यकता नहीं है। हमने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है और हमारा प्रयास है कि हम उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तस्वीर भी बदले और गरीबों के जीवन स्तर को सुधारें। अगर 2019 के उनके दौरे का प्रभाव का आप आकलन करेंगे, सपा बसपा के समर्थन के बाद अगर रायबरेली सीट वह केवल बचा पाई है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, और विधानसभा में उनके सदस्य 2017 में केवल 7 की संख्या में चुन करके गए थे, तो कांग्रेस इस समय उत्तर प्रदेश में अस्तित्व में लगभग नहीं है। कांग्रेस में केवल फोटो खिंचाने वाले नेता बचे हैं। वास्तविक नेता पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे कहीं दिखाई नहीं।
और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, गिरफ्तार दहशतगर्दों की सुबह 4 बजे पेशी होगी। दरअसल रोहिणी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने इनकी पेशी की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने दहशतगर्दों की पेशी की जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस ने 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया था और जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस ने दहशतगर्दों की पेशी की जानकारी दी है, जिसमें बताया जा रहा है कि 6 जो दहशतगर्द दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं उनकी पेशी आज सुबह 4 बजे होनी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव जानकारी मिल पा रही है जी मीडिया पर, जहां गिरफ्तार दहशतगर्दों की सुबह 4 बजे पेशी होगी। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया नुमाइंदे शुएब रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब, क्या जानकारी आपके पास? देखिए शाहबाज, जिन दहशतगर्दों को आज पकड़ा गया है पुलिस के जरिए, एक स्पेशल सेल के जरिए दिल्ली पुलिस की, उनको सुबह 4 बजे जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा, ये जानकारी मिली है। और जो दिल्ली में, क्योंकि एक जो आरोपी या जो दहशतगर्द है मुबैना, वो जिसको गिरफ्तार किया है वो जामिया नगर के अबुल फजल इलाके में एक रहता है, एक शख्स उसामा जिसको पकड़ा है, उसका परिवार यहाँ पर रहता है। इसके अलावा दूसरे जो लोग पकड़े गए हैं, जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं, उनको भी इनके साथ ही सुबह 4 बजे रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि कोर्ट ने उसी वक्त का, क्योंकि 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है किसी भी एक तरीके से आरोपी को जब आप पकड़ते हैं, तो इन दहशतगर्दों को भी 24 घंटे के अंदर ही स्पेशल सेल ने, क्योंकि जो गिरफ्तारी दिखाई है उसके बाद पेश करना था, तो अदालत से जब टाइम मांगा गया तो सुबह 4 बजे का वक्त मिला है और सुबह 4 बजे इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां से जो रिमांड है पुलिस की तरफ से या स्पेशल सेल की तरफ से वो ली जा सकती है, उसकी मांग हो सकती है। अब कोर्ट कितने दिनों की रिमांड पर भेजेगा या क्या आगे कार्रवाई रहती है कोर्ट की, वो देखनी होगी। लेकिन सुबह 4 बजे, यानी कि इस तरीके से कहे कि बहुत ही जल्दी अल सुबह 4 बजे इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। बिल्कुल, अहले सुबह की आप बात कर रहे हैं कि सुबह 4 बजे इन सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अपने आप में एक नज़ीर भी बनेगा और दूसरी बात ये भी है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लगातार जो हमारी एजेंसियां काम कर रही है उनको भी अपने प्रोसीडिंग करने में आसानी होगी। देखिए बिल्कुल, और इसमें क्योंकि पुलिस की तरफ से, स्पेशल सेल की तरफ से कई तरह की जो बातें हैं वो कही गई, चाहे वो मस्कत से पाकिस्तान जाने का मामला हो या जिस तरह से असला बरामद बताया गया है कि बड़ी मात्रा में जो असला है वो बरामद किया गया है, तो उन तमाम चीजों को देखते हुए लग रहा है कि कोर्ट रिमांड देगी ताकि और ज्यादा जो तहकीकात है वो की जा सके। इसमें कई ऐसी कड़ियां हैं जिनको टटोलने की, जो गुत्थिया है उसको सुलझाने की कोशिश स्पेशल सेल के जरिए की जा रही है। और स्पेशल सेल के जरिए ये भी कहा गया है कि जो केंद्रीय एजेंसियां है, यानी कि एनआईए और दूसरी एजेंसियों को भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन मामलों में इन्वॉल्व किया जाए, उनको जानकारी इन तमाम चीजों की दी जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए, एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए शुएब रजा आपका। बढ़ता आगे, यूपी के बांदा जेल में बंद दबंग एमएलए मुख्तार अंसारी को आज इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पर मऊ एमएलए को दांत के एक्सरे के लिए सख्त हिफाजत के बीच अस्पताल ले जाया गया, जहां तकरीबन 1 घंटे की जांच के बाद उन्हें दोबारा से वापस जेल भेज दिया गया। इस दौरान हिफाजत को देखते हुए अंसारी के साथ एक मजिस्ट्रेट और एक सीओ को लगाया गया था। इस मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि वो पूरी तरह से सेहतमंद है, बस कुछ माइनर जांच थी और जिसके बाद उन्हें वापस भेज दिया गया है। वाज़ेह रहे कि मुख्तार अंसारी को अचानक मेडिकल कॉलेज ले जाने की खबर आई, जिस पर कोई बोलने को तैयार नहीं था। मीडिया में बीमारी की खबर चलने पर हामी परेशान नजर आए, लेकिन बाद में प्रेस रिलीज जारी कर अंसारी के अस्पताल ले जाने की वजह बताई गई। एज ए प्रोटोकॉल जेल से हम लोग के पास इंफॉर्मेशन आती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, अगर उनका चूँकि कोर्ट के सुपरविजन में चल रहा है और विशेष ध्यान रखना होता है, तो हमारे डॉक्टर वहाँ पे जाके जब भी ज़रूरत होती है जाके चेक करते रहते हैं। और अभी थोड़ा सा उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जो वहाँ पे जेल में नहीं हो सकती थी, और बहुत माइनर सा था, तिल सफाई समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सी राइट टू प्राइवेसी होती है पेशेंट की, हम लोगों को एज ए डॉक्टर नहीं बतानी होती है किसी को। आपके लिए ये है कि वो आए थे और ठीक ठाक उनका जो भी प्रोसीजर होना था, माइनर सा प्रोसीजर था, उसके बाद उनको भेज दिया गया सुरक्षा व्यवस्था में। कुल कितनी देर रहे लगभग यहाँ पर? आधा घंटा। कोई गंभीर समस्या? कोई गंभीर समस्या। यूरोप की तर्ज पर नवाबों के शहर लखनऊ में भी एक स्टैचू बॉय चर्चा का सबब बना हुआ है। पहली बार लखनऊ आए स्टैचू बॉय पर इसको देखकर सभी लोग हैरान हैं। कानपुर का रहने वाला ये नौजवान जब तारीखी इमाम बाड़े के सामने खड़ा हुआ तो सेल्फी लेने की होड़ मच गई। इसकी खासियत यह है कि ये बिना हिले तकरीबन 2 घंटे तक खड़ा रह सकता है।
लखनऊ में कोविड वैक्सीनेशन को फरोग देने के लिए घर घर वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत की गई है। महकमे सेहत की जानिब से शुरू की गई इस मुहिम में 23 वैक्सीनेशन वैन को डीएम अभिषेक प्रकाश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैन शहर के दूरदराज इलाकों में अलग अलग दिन एक तयशुदा मकाम पर खड़ी होंगी और जहां पर लोग अपना रजिस्ट्रेशन फौरन करवा कर वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। राजधानी लखनऊ में आज से मोबाइल टेस्टिंग वैन को शुरू किया गया है। आज 23 वैन को यहां पर डीएम अभिषेक प्रकाश ने हरी झंडी दिखाई है। आप देख सकते हैं ये लगभग 23 वैन से तैयार की गई हैं जो लखनऊ के दूर दराज इलाकों में जाएंगी और कोरोना की टेस्टिंग करने का काम किया जाएगा और ये पूरी तरीके से निःशुल्क रहेगा और लगभग 3 महीने ये सुविधा रहेगी और रोज़ जो है रूट चार्ट वो डिसाइड किया जाएगा। अलग अलग जगहों पर ये गाड़ियां जाके खड़ी होंगी और इसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी ज़रूर लगाया जाएगा कि लोगों को जिस क्षेत्र में कोरोना वैक्सीन नहीं हो पा रहा है वहां पर ये टेस्टिंग वैन जाएंगी और इसमें 4 से 5 लोगों की टीम रहेगी जो कि इसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम के जो लोग हैं वो भी सम्मिलित हैं और केयर संस्था और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त ये पूरी मुहिम है जो चलाई जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियों को आज लखनऊ के केडी सिंह स्टेडियम से रवाना किया जा रहा है। डीएम है अभिषेक प्रकाश, बात करेंगे। सर, आज से इसकी शुरुआत की गई है, 23 वैन्स आपने शुरू कर दी हैं, सुविधाएं लोगों को क्या क्या मिलने वाली हैं इसमें? देखिए, ये घर पर जाकर के वैक्सीनेट करेंगे। विशेष रूप से जो हमारे वृद्ध व्यक्ति हैं या हमारे कुछ ऐसे नागरिकगण हैं कतिपय कारणों से नहीं आ पा रहे हैं टीकाकरण केंद्रों पर या जहां ज़्यादा घनी आबादी है वहां पर ये जाएंगी। प्रतिदिन इनका रूट चार्ट अपने सीएचसी से निर्धारित होगा और अच्छी चीज़ ये है कि ये हमने 100% जनपद में रखा है। हमारी 19 सीएचसी हैं, ग्रामीण सीएचसी में ये 2-2 दी गई हैं जहाँ पर ज़्यादा हमें फोकस करना है इस वक्त, और साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों में भी 1-1 सीएचसी वार ये दी गई हैं। ये हमारे स्टैटिक बूथों के अतिरिक्त रहेंगे, अर्थात जहाँ पे टीकाकरण अभी वर्तमान में हो रहा है उसके अलावा ये 33 वैनें करेंगे। तो हमारा लक्ष्य यही है कि अगले 1 महीने में सभी व्यक्तियों को जो 18+ है उनको 1 डोज वैक्सीन का जरूर लगे। सर, कोरोना के साथ ही डेंगू को लेकर भी अब लखनऊ जिला प्रशासन सख्त है और जो प्राइवेट लैब्स हैं वो मनमानी फीस नहीं ले सकेंगे, माफ़ कीजिएगा, जो चार्जेस हैं टेस्टिंग के वो नहीं ले सकेंगे। इसको लेकर डीएम अभिषेक प्रकाश ने एक रेट निर्धारित किया है। वहीं कोरोना की जांच करने के लिए जिस तरीके से 23 वैन्स आज रिलीज की गई हैं दूर दराज इलाकों में जहां पर कोरोना टेस्टिंग नहीं हो पा रही है वहां पर जाके टेस्टिंग करने का 3 महीने का ये लक्ष्य है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग हो सके, इसको लेकर लगातार लखनऊ जिला प्रशासन काम कर रहा है। दर्शन दिवाकर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। बेंगलोर में मारूफ स्कॉलर आगा सुल्तान हुसैन की जानिब से 29वां हुसैन डे प्रोग्राम मुनाकिद किया गया और इस प्रोग्राम का मकसद इमाम हुसैन के पैगाम को आवाम तक पहुंचाना है। हर साल इस प्रोग्राम में सिर्फ मुल्क ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क से भी लोग शिरकत करते हैं और इस साल भी तमाम अहम शख्सियात और बैरून मुल्क के लोगों ने शिरकत की। आइए देखते हैं रिपोर्ट। नवसाए रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले करबला में अजीम कुर्बानी पेश की थी। इमाम अली मकाम ने इंसानियत की फलाह और शरीयत मोहम्मदी की बका के लिए उस वक्त के हाकिम यजीद के हाथों पर बैयत करने से इनकार कर दिया था। इस इनकार से यजीद को अपनी हुकूमत खिसकती हुई नजर आई। इसी के नतीजे में यजीद ने इमाम आला मकाम को दश्ते करबला में 10 मुहर्रम सन 60 हिजरी को 3 दिन की भूख और प्यास के आलम में शहीद कर दिया। इमाम अली मकाम की शहादत की याद में हर साल अय्याम अज़ा में प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं। इसी सिलसिले में हर साल की तरह इस साल भी मारूफ स्कॉलर आगा सुल्तान की जानिब से हुसैन डे का इनेकाद किया गया। इस मौके पर उलमाए किराम ने शिरकत की और इमाम के पैगाम को आम किया। यजीद की हुकूमत में इस्लाम ख़त्म हो रहा था, तो जो भी यजीद कर रहा था वो अगेंस्ट द टेनेट्स ऑफ इस्लाम था। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम को जब उन बैयत पूछी तो उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने अपना
अपने अहल वयाल के साथ करबला आए, 3 दिन भूखे रहे, प्यासे रहे और 10 मुहर्रम को उनको कत्ल किया गया। इमाम हुसैन की ज़िंदगी, जंग करबला और उनकी शहादत हम तमाम लोगों के लिए अपने आप में एक मैसेज है। जिस तरह से वो जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े रहे, जिस तरह से वो निडर होके खड़े रह के अपनी जान दी, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। आज की दुनिया में वो मैसेज इसलिए भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है क्योंकि हर तरफ नाइंसाफ़ी और जुल्म देख रहे हैं। तो हम तमाम लोगों को इमाम हुसैन के ज़िंदगी से सबक लेते हुए हम लोगों को प्यार और मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना है। The message is very clear. World is with more of hypocrites. We have to be aware of that. You practice what you believe in. That will help you. You try to convince other people. Nobody is going to get convinced with you. हम हमारे काम जो कर रहे हैं, हम जो सच मान रहे हैं, उसके ऊपर हम चलना चाहिए। बेंगलुरु में मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में हर साल बड़ी तादाद में लोग शामिल होते हैं और उलेमा इकराम की तकरीर से इस्तिफादा करते हैं। साथ ही इमाम अली मकाम की तालीमात, पैगामात, सीरत और बसीरत पर अमल करने का अहद करते हैं। बेंगलोर से शाहिद काजी की रिपोर्ट। जनूबी जिले पुलवामा में हुए ग्रेनेड हमले में 4 शहरी जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक दोपहर राजपुरा चौक में दहशतगर्दों ने हिफाजती दस्तों की गाड़ी को निशाना बनाकर ग्रेनेड से हमला किया। हमले में हिफाजती दस्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन इसकी जद में आने से कम 4 शहरी जख्मी हो गए। हिफाजती दस्तों की मदद से सभी जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया। हिफाजती दस्तों ने इलाके को मुहासरे में लेकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में ग्रेनेड हमले में उनके वाक़यात में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता हफ्ते पुलवामा के चनापोरो इलाके में भी ग्रेनेड से हमला किया गया था, जिसमें 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए थे, जबकि परिमपोरा पंथा चौक रोड पर हिफाजती दस्तों ने 6 ग्रेनेड को नाकारा बना दिया। इसी तरह 19 अगस्त को श्रीनगर के सराफ कदल इलाके में भी ग्रेनेड हमले में 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 लोग जख्मी हुए थे, जबकि 8 अगस्त को श्रीनगर पुलिस की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा होने से बच गया था। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने कहा है कि शहीद सब इंस्पेक्टर अरशद अहमद मीर की शहादत ज़ाया नहीं जाएगी। भदरवाह में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना लोगों पर कार्रवाई के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है और शहीद सब इंस्पेक्टर की शहादत को यूं ही ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। रविंद्र रैना ने पार्टी कारकुनों के साथ मीटिंग के सिलसिले में भदरवाह आए हुए थे वो, और इस मौके पर उन्होंने यूपी के वज़ीर आला के बयान पर फारूक अब्दुल्ला की तनकीद कर कहा कि एनसी लीडर का जम्मू कश्मीर के मसाइल पर तवज्जो देनी उनको चाहिए। कश्मीर घाटी को एक बार फिर पाकिस्तान के कायर दहशतगर्दों ने लहूलुहान किया है। एक बहुत ही जांबाज नौजवान अरशद अहमद मीर साहब, जो कि कश्मीर घाटी के श्रीनगर के खानियार में अपनी ड्यूटी दे रहे थे, छुपकर कायर पाकिस्तानियों ने उनकी पीठ पर वार किया और इंसानियत को दागदार किया, कश्मीर को लहूलुहान किया। पाकिस्तान कश्मीरियों का कातिल है और दुनिया भर के मुसलमानों का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर के लोगों को कत्ल करके वहाँ खून खराबा किया जाए, लेकिन किसी कीमत पर भी पाकिस्तान की साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे अमर वलीदानी शहीद अरशद अहमद मीर साहब का ये वलीदान, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। सरहद पर मुल्क की हिफाजत करने वाले जवान किस तरह से लोगों की बेहतरी के लिए काम करते हैं, इस पर अक्सर हम आपको खबरें दिखाते रहते हैं और पुंछ में भी फौज की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि कैसे सरहद पर मुल्क की हिफाजत करने वाले जवान इलाके के लोगों को तिब्बी सहूलियात भी मुहैया करा रहे हैं। एक हाथ में हथियार और दूसरे में मेडिकल किट का बक्सा। ये जवान किसी ऑपरेशन को अंजाम देने नहीं जा रहे हैं। ये जवान अपने उस फर्ज की अदायगी के लिए पहाड़ों, जंगलों,
खेतों और खलियानों की धूल फाक रहे हैं, जिसके लिए उन्हें मुल्क का लाल कहा जाता है। पुंछ के गुलपुर सेक्टर में LOC पर तैनात सरला बटालियन के जवान घर घर जाकर लोगों की सेहत की जांच कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो जिस्मानी तौर पर कमजोर हैं, बुजुर्ग हैं और चल फिर नहीं सकते। ऐसे में पुंछ में तैनात ये जवान अक्सर इनकी सेहत टटोलने के लिए उनके घरों तक पहुंचते हैं, उनकी जांच करते हैं और जरूरत पड़ने पर मुफ्त में दवाएं भी देते हैं। देखो जी, जैसे सीमावर्ती गांव है, इनमें मेडिकल फैसिलिटी कम है। इधर जैसे ओल्ड एज पेशेंट है, जो बेड पेशेंट है, जैसे कि ज़्यादा एज वाले हैं वो बेड पे लेटे रहते हैं। और देखा 2-4 पेशेंट ऐसे हैं जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है या फिर क्रोनिक किडनी डिजीज है, वो मतलब बेड से हिल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। हम समय समय पर आकर उनको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, जो भी उनको चाहिए, जितना हमसे बनता है उतना इनको फैसिलिटी देते हैं। जो हमारे MI रूम तक नहीं जा सकते या जो बाज़ार या और कहीं जो पैसे खर्च करके मेडिसिन नहीं ले सकते, उन सबको हम मेडिकल सपोर्ट देते हैं इधर। बात सिर्फ मजबूर और कमजोर लोगों की ही नहीं है। इलाका इतनी दूर दराज का है जहां से शहर पहुंचना किसी के लिए भी टेढ़ी खीर साबित होता है। ऐसे में फौज के ये जवान उन लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं जिन्हें देखभाल की जरूरत होती है। फौज की इस पहल का मकामी लोग खुली बाहों से इस्तकबाल कर रहे हैं और उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। जो आर्मी ने हमारे साथ, खासकर इंडियन आर्मी ने और सरला बटालियन ने हमारे साथ बहुत बार ऐसा जो है, हमारा गांव जो है थोड़ा सा देहात है और गरीब लोग हैं, कुछ ऐसे भी है पेशेंट जो अभी चारपाई पे पड़े हैं, नहीं चल सकते, बुज़ुर्ग हैं, तो आर्मी का हमारे साथ ये बहुत अच्छा कंप्रोमाइज़ है कि आके यहाँ चेक करके उनको मेडिसिन देते हैं। बहुत बार इन्होंने किया और इससे हम आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज की डेट में आर्मी हमारे साथ बहुत अच्छा कंप्रोमाइज़ कर रही है। पब्लिक लेवल पे आर्मी का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो हमारे साथ जो मेडिकल दवाइयाँ देना, आके चेक करना, देखभाल करना, ये हम बहुत अच्छा इनका जो है हमारे साथ। तो ये दवाइयाँ भी दे रहे हैं इनको, जो लोग पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाते हैं उनको, यही नहीं कि दवाइयाँ बांटने का काम। बाकी हमारी जो भारतीय सेना है ये सीमा सुरक्षा, आगे सीमा पे हमारी सुरक्षा भी कर रही है और गांव में लोगों का वेलफेयर भी दे रही है। सब लोगों को, हर किस्म के जो हैं, ये पूरा लोगों को तालमेल के साथ पूरा काम जो है आर्मी की जानिब से चल रहा है। हर वक्त जो है आर्मी हमारे काम आती है और 24 घंटे आर्मी हमारे साथ, आर्मी का कोऑपरेट रहता है हमारे साथ और बहुत अच्छी आर्मी है। पूरी भारतीय सेना का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, लेकिन खास करके 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड 3/3 GR सरला बटालियन का बहुत दिल की गहराइयों से पूरे गांव के लोगों की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मकामी लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि फौज तिब्बी सहूलियात ही नहीं बल्कि गांव के हर मसले को हल करने के लिए 24 घंटे उनके साथ खड़ी रहती है। जाहिर है कि गांव के लोग सरहद पर तैनात फौज के जवानों को अपने घर के मेंबर से कम नहीं समझते। सेना का बहुत बहुत शुक्रिया है। मतलब है अभी ये दवाई वगैरह दे रहे हैं, गरीब लोग हैं। ये गुलपुर पौनी तड़ा वार्ड नंबर 5 है मतलब है, और इसमें आए हैं सुबह से 2-4 घंटे हो गए यहाँ ही मतलब है हमारे पास सब लोग मतलब दवाई वगैरह ले रहे हैं और सेना का बहुत शुक्रिया। काम काज हो रहा है, बॉर्डर पर भी सेना मतलब हमारी मदद कर रही है और यहाँ भी मतलब है पूरा तामन कर रही है। हिंद की फौज बहादुरी के लिए नहीं बल्कि अपने डेडिकेशन के लिए भी जानी जाती है। वो अपनों के साथ मोहब्बत और दुश्मनों के साथ सख्ती से पेश आने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। पुंछ की ये तस्वीरें यही बयां करती हैं। एक तरफ भारतीय सेना जहां दिन रात सीमाओं की रक्षा करती है, वहीं ऑपरेशन सद्भावना के तहत ऐसे कई प्रोग्राम चलाती है जिससे आवाम को फायदा मिल सके। वहीं पुंछ जिले की सीमा पर तैनात सरला बटालियन ने एक नई पहल की है। सरला बटालियन की तरफ से उनके डॉक्टर घर घर जाकर उन इलाकों में उन लोगों का इलाज करते हैं जो वहां से पुंछ शहर नहीं जा सकते। आपको बताते हैं कि पुंछ के ऐसे कई सीमावर्ती गांव हैं जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। वहां पर सरला बटालियन के डॉक्टर और सेना के जवान घर घर जाकर उन लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हैं। LOC से रमेश बाली, जी।